डियर स्टूडेंट्स, आज हम YouTube के इस वीडियो में आप लोगों को लीनियर अलजेब्रा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बेसिस डायमेंशन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसका नाम है इनवेरिएंस थ्योरम, वो आपको प्रूव कराते हैं। तो इसका प्रूफ देखिए, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, लेंदी भी है, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छे समझ में आएगा। तो इनवेरिएंस थ्योरम जरूरी नहीं कि स्टेट एंड प्रूव लिख कर आए, ऐसा भी हो सकता है कि स्टेटमेंट इसका लिख कर आए। तो स्टेटमेंट होता क्या है कि अगर V जो है वेक्टर स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो B की चाहे जितनी भी बेसिस होगी, चाहे जो भी दो बेसिस लेंगे, सब में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, और इसी वजह से इसका नाम रखा है इनवेरिएंस। माने कि एनी टू बेसिस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज सेम नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। यही है इनवेरिएंस थ्योरम का स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट केवल यही इतना है कि इफ be a finite dimensional वेक्टर स्पेस, अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, देन एनी टू बेसिस ऑफ BF has same number of element, नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है वो सेम होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि दो अलग अलग बेसिस हम लोग इसमें चूज कर लेते हैं, और ये देखा जाएगा कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट हमको लाना है कि दोनों में सेम होना चाहिए। हम क्या करेंगे कि दो अलग अलग बेसिस चूज करेंगे और उसमें दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट अलग अलग मान लेंगे, और बाकायदे जो है डिस्क्राइब करेंगे, इसको देखेंगे, डिस्कशन से निकाला जाएगा कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं हुआ तो किसी न किसी का वो एक कंट्री कंडीशन ला देता है। तो हम पहले तो ये जाने रहिए कि B जो है वो एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। इसका मतलब होता है कि B का कोई ना कोई फाइनाइट सबसेट जरूर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो B को जनरेट कर रहा है, यानी इतनी कंडीशन आपके पास हर हाल में फाइनाइट डायमेंशन की होती है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसके प्रूफ में सबसे पहले मैंने ये कह दिया कि लेट BF, मान लेते हैं कि BF जो है बी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, मान लेते हैं कि एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और इसकी दो बेसिस मान ले रहे हैं, दो बेसिस अपने मन से अलग अलग मान ले रहे हैं। कह देते हैं कि लेट, एक बेसिस सपोज दैट हमने B1 नाम दे दिया, इसमें हमने क्या कर दिया अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा m, सपोज दैट m कर दिया, एंड दूसरा हमने कर दिया B2 इक्वल टू, इसमें हमने बीटा 1 बीटा 2 और डॉट डॉट बीटा n कर दिया। हमें ये दिखाना है कि m इक्वल टू n। फिलहाल इस समय हमने अलग अलग कहा है B2 बेसिस, दो बेस हमने माना, किसका ऑफ V, इसके हमने दो बेसिस माना। आप जानते हैं दोनों अगर बेसिस हैं तो दो के दोनों B को जनरेट करेंगे, मींस B का हर एक एलिमेंट इनके कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस होगा, साथ ही साथ ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे। तो हम इसमें करते क्या हैं, इसका लॉजिक पूरा समझिए कि हम इसको बेसिस के रोल के जो है अकॉर्डिंग लेकर चलते हैं कि चलो ये बेसिस है, तो उस समय वो क्या है, वो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। भाई एक सबसेट तो है ही, बेसिस है तो अच्छी बात है, लेकिन बेसिस होने के पहले वो वेक्टर स्पेस का एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट भी है। क्योंकि बेसिस है इसलिए वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट भी है। तो बेसिस का रोल ये प्ले करेगा और वो एक सबसेट। इसी तरह बाद में हम क्या करेंगे, कह देंगे चलो आप बेसिस हो जाओ और आप सबसेट हो जाओ, माने उसको हम लोग सिमिलरली कर देंगे। तो हम यहाँ पर ये कह देते हैं कि सिंस, तो ये आपकी बेसिस है और ये क्या है, एक उसका सबसेट लेकर के चलते हैं। तो हम यहां पर ये कहते हैं कि सिंस B1, कहते हैं B1 इज बेसिस ऑफ B। B1 क्या है, B की बेसिस है, एंड और इसका एक एलिमेंट मैंने ले लिया, नाम रखा मैंने बीटा 1। ये कहां का एलिमेंट है, V का। तो आप ये कहोगे कि देयरफॉर
जो बीटा 1 होगा वो क्या हो जाएगा, बीटा 1 इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, एलिमेंट्स ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा m। क्यों, क्योंकि ये बेसिस है, तो वेक्टर स्पेस का कोई भी एलिमेंट, V का कोई भी एलिमेंट इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में जरूर एक्सप्रेस होगा। तो आपको ये बताया गया था कि अगर कोई वेक्टर कुछ वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस होता है, तो अगर सारे वेक्टर का एक सेट बना लिया जाए तो वो सेट लीनियरली डिपेंडेंट होता है। इसका ये मतलब हो गया कि देयरफॉर द सेट, कौन सा सेट, कोई सेट मान लो S1 कर दो, इसमें हमने क्या किया, ऐड किया बीटा 1 को, अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा m, ये सेट क्या होगा, विल बी लीनियरली डिपेंडेंट। ये एक थ्योरम है, आपको प्रूफ कराई गई है कि हाँ ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट होता है। अब एक थ्योरम आप ये भी जानते हो कि अगर सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, कोई जीरो इसका, कोई वेक्टर इसका जीरो वेक्टर है ही नहीं, क्योंकि ये भी बेसिस के वेक्टर्स हैं, ये भी ऑलरेडी बेसिस के वेक्टर हैं, तो कोई वेक्टर इसमें जीरो नहीं हो सकता है। तो आपको एक थ्योरम और पढ़ाई जाती है, प्रॉपर्टी, कि अगर सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होता है तो उसका कोई वेक्टर अल्फा के, जहां पढ़ाया गया था वहां के का वेरिएशन 2 to n था, अपने प्रीसीडिंग का कॉम्बिनेशन होता है, वही चीज यहां पर है। तो अब चूंकि ये सेट जो है आपका वो लीनियरली डिपेंडेंट है, देखिए इसको बहुत, इसको आराम समझिए, इसमें कुछ नहीं है। फिलहाल ये थ्योरम आपको एक अच्छा नंबर देने वाली है, और साथ ही साथ देखिए कितना कॉन्सेप्चुअल थ्योरम है ये। तो यहां पे ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट हुआ, तो इसका मतलब है कि देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, कोई वेक्टर कह लीजिए अल्फा के। अब ये आप सोचोगे कि अल्फा के जो है क्या वो बीटा 1 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि बीटा 1 के पहले तो कोई वेक्टर नहीं है। दूसरी बात, बीटा 1 अपने के ही, जैसे अगर बीटा 1 चूंकि अकेले पड़ गया, अगर यहाँ बीटा 1 बीटा 2 दो लोग होते तो भी नहीं हो पाता, क्योंकि वो वेक्टर बीटा में से बिलोंग कर ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट था। तो अगर कोई सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो उसका सारा सबसेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, तो इसलिए जाने रहेगा ये बीटा में से तो नहीं हो सकता है। देयर एग्जिस्ट अल्फा के, सम अल्फा के, सच दैट अल्फा के इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रीसीडिंग वेक्टर्स। अब इसके पहले के वेक्टर्स, प्रीसीडिंग क्या होता है, रिमेनिंग वेक्टर्स, जितने बचते हैं वेक्टर कौन कौन होंगे, हो जाएगा बीटा 1 है, उसके पहले अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, यहां तक कि अल्फा के माइनस 1 है। यहां तक तो समझ में आना चाहिए। अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान देने की जरूरत यह है कि अभी इसी सेट से मैं अल्फा के को बाहर कर लूंगा। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, सिंस आप जानते हो कि एवरी वेक्टर ऑफ बी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में, B1 के। B1 का मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा के माइनस 1 अल्फा के प्लस 1। यही आप समझ जाएंगे, थ्योरम आपको विधिवत समझ में आ जाएगी। इतना हो गया। यहां पर हम अल्फा के को मार्क कर दे रहे हैं। एंड अल्फा के इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, ऊपर देखो लिखा है बीटा 1 अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा के माइनस 1। इसी लाइन को मिलाने की कोशिश करो। बी का हर वेक्टर, जितने भी वेक्टर बी के हैं वो किसके टर्म में एक्सप्रेस हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर अल्फा m तक। क्यों, क्योंकि B1 उसकी बेसिस है। और अल्फा के किसके टर्म में एक्सप्रेस है, बीटा 1 से लेकर अल्फा के माइनस 1। अब आप सोचो, इस अल्फा के की वैल्यू अगर हम यहां पे रख दें तो अल्फा 1 वाले टर्म अल्फा 1 के साथ चले जाएंगे, अल्फा 2 के साथ चला जाएगा, अल्फा के माइनस 1 अल्फा के माइनस 1 के साथ चला जाएगा, लेकिन अल्फा के तो खाली हो जाएगा।
और एक वेक्टर आपके पास बढ़ेगा जिसका नाम होगा β1। यानी कि दोनों लाइन को मिलाकर हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर एवरी वेक्टर ऑफ V कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका किसका लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है, β1 α1 α2 अल्फा k -1, ध्यान रहे यहां अल्फा k +1 आ गया, और डॉट 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 अल्फा m। b का हर वेक्टर अगर इनके कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस हुआ तो इसका मतलब इस सेट से एक वेक्टर कम हो गया, एक वेक्टर यहां पर एक्स्ट्रा आया और एक वेक्टर यहां से निकल गया, और जो सेट आया वो b को जनरेट कर रहा है। किस बेस पर कह सकते हैं जनरेट कर रहा है, यही तो बेस है कि b का हर वेक्टर उसके कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस है, माने उसको जनरेट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इसको समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर द सेट, कौन सा सेट, सपोज दैट हमने नाम रखा S2, उस सेट में क्या क्या है, β1 α1 α2 अल्फा k -1 अल्फा k +1 डॉट डॉट अल्फा m, क्या है, ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग, एक वेक्टर गायब हुआ यहां से, एलिमिनेटिंग अल्फा k, कहां से गायब हुआ है, फ्रॉम S1 सेट से, जनरेट्स, क्या जनरेट करता है ये, v को जनरेट कर रहा है। इसका ये मतलब हो गया LS2 बराबर v, यहां तक क्लियर होना चाहिए। अगर जैसे आप इस लाइन में अगर फंसे हुए हैं कि v का हर वेक्टर उनका कॉम्बिनेशन है और अल्फा के उनका है, तो वो कैसे उनका हो गया कॉम्बिनेशन, तो बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे मान लो कि b का हर वेक्टर, आप इतना ना लेकर चलो, मान लो b का वेक्टर क्या है α1 α2 केवल α3 का कॉम्बिनेशन है, सपोज दैट, और इसमें से जो α2 है वो किसका किसका कॉम्बिनेशन है, मान लो उसमें β1 आ गया, उसमें α1 आ गया, केवल दो ही लोग हैं। अब जब आप इस α2 की वैल्यू यहां पर पुट करोगे तो इसमें क्या क्या होगा, β1 होगा, α1 होगा, α3 होगा, तो α2 गायब नहीं हो गया क्योंकि उसके प्लेस पर आपने वो पुट कर दिया, वही काम यहां पर हुआ है। तो अब जरा अगर इतनी बात आप लोग समझें, अभी तक क्या किया गया, हमने बेसिस का रोल लिया था S1 का, सॉरी V1 का रोल था बेसिस का, B2 एक सबसेट था, β1 उसमें इंटर कर गया, देखो ये इंटर कर गया, और अल्फा के से एक निकल गया, और अल्फा से एक अल्फा के नाम का वेक्टर बाहर चला गया, लेकिन जो रिजल्टिंग सेट आया उसने बी को जनरेट किया। अब ये सेट बी को जनरेट कर रहा है, अब क्या करेंगे, आगे की प्रोसेस देखिए। इतना अगर आपको क्लियर हो गया तो ये मान चलिए 90% आपको समझ में आ गया है। बहुत ही आराम से बता रहा हूं क्योंकि इस थ्योरम में थोड़ा सा थ्योरी है, लेकिन अगर समझेंगे तो बहुत ही इजी थ्योरम है। अब इसी बात को हम देखिए कैसे आगे रिपीट करते हैं। फिर से एक बात कहेंगे, जैसे हमने लिखा LS2 बराबर b, फिर से कहेंगे कि चूंकि जो β2 है वो तो b का एलिमेंट है, और साथ ही साथ ये आपको पता है कि LS2 बराबर v होगा, इसका मतलब β2 इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका लीनियर कॉम्बिनेशन, एलिमेंट्स ऑफ S2। इसका मतलब अगर S2 में हम β2 को बढ़ा दें तो ये सेट फिर से लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, तो आप कहेंगे देयरफॉर द सेट, कौन सा सेट, सेट ध्यान से देखिएगा, β1 β2 α1 α2 अल्फा k -1 अल्फा k +1 डॉट डॉट अल्फा m विल बी लीनियरली डिपेंडेंट। अब इसके आगे कहानी आपको फिर से नहीं लिखनी है। अब ये अगर डिपेंडेंट हुआ तो फिर से कोई अल्फा के अपने प्रीसीडिंग का कॉम्बिनेशन होगा, एक अल्फा के फिर निकल जाएगा। क्या हो रहा है, हर स्टेप में एक बीटा एंटर कर रहा है, एक अल्फा निकल रहा है बाहर,
एलिमिनेट हो रहा है और जो रिजल्टिंग सेट बन रहा है वो बी को जनरेट कर रहा है। यहां तक क्लियर होना चाहिए। तो आप ये कहेंगे कि देयरफॉर प्रोसीडिंग एज above we get a new set, एक नया सेट पाते हैं। कैसे सेट मिलेगा? बाई एलिमिनेटिंग ए अल्फा टाइप वेक्टर फ्रॉम, इसका कोई नाम दे दीजिए, चाहे तो आप इसको S3 नाम दे दीजिए, फ्रॉम S3 which जनरेट्स, जो कि V को जनरेट करेगा। ये अभी अभी आप लोगों को दिखाया गया। अब यहां तक अगर क्लियर हो गया है तो मान के आप चलो कि बस केवल आखिरी आपको हम समझा के बात खत्म। जरा इसका मैं एक बार कंक्लूजन लिख दूं तो नीचे ये लिखा जाएगा कि देयरफॉर ईच स्टेप, हर स्टेप में क्या हो रहा है? ईच स्टेप कंसिस्ट ऑफ क्या हो रहा है? एक इंक्लूड हो रहा है, एक एक्सक्लूड हो रहा है। कंसिस्ट ऑफ इंक्लूजन ऑफ ए बीटा टाइप वेक्टर। हर स्टेप में एक बीटा टाइप वेक्टर एंड एक्सक्लूजन ऑफ ए अल्फा टाइप वेक्टर। हर स्टेप में एक बीटा टाइप वेक्टर एंटर मार रहा है और एक अल्फा टाइप वेक्टर बाहर निकल ले रहा है। अल्फा टाइप वेक्टर एंड रिजल्टिंग सेट, और जो आपके पास सेट रिजल्टेंट बच रहा है, रिजल्टिंग सेट जनरेट्स बी, वो बी को जनरेट कर रहा है। यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब बात आती है कि हर स्टेप में अल्फा आप निकाल रहे हो, बीटा आप इंक्लूड कर रहे हो, तो बचेगा क्या? क्या सारे बीटा बीटा ही हो जाएंगे कि कुछ अल्फा बचा रह जाएगा? अब इसके लिए हम आपको एक जो है पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट, सपोज दैट अल्फा 10 तक था, और बीटा की बात करें तो मान लेते हैं कि बीटा 1 बीटा 2 सपोज दैट बीटा 15 कर लेते हैं। यानी हमने अपने मन से जानबूझ के बीटा को ज्यादा मान लिया। ये बताओ, इसी स्टेप में एक बीटा गया, एक अल्फा निकला, एक बीटा गया, एक अल्फा निकला, यानी कि जैसे ही 10 बीटा उसमें चले जाएंगे उस सेट में बीटा बचेगा, उस सेट में अल्फा बचेगा ही नहीं। अब वो सेट क्या हो गया? अब वो सेट आपका बन गया बीटा 1 से लेकर के बीटा 10 तक, ठीक है। और हर स्टेप में क्या हो रहा है? रिजल्टिंग सेट बी को जनरेट कर रहा है। इसका मतलब अब ये सेट बी को जनरेट करेगा, और ये असंभव है। ये सेट बी को जनरेट कर ही नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? समझिए आगे। आप ये मानते हैं कि हाँ ये सेट बी को जनरेट कर रहा है, आपने 2 स्टेप देखा है। ये बताइए यहां से बीटा जो 11 होगा, फिर से वही हम समझाएंगे कि ये सेट बी को जनरेट कर रहा है। बीटा 11 बी का एलिमेंट है, इसका मतलब बीटा 11 इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो जैसे ही इस बीटा 11 को सेट में बढ़ाएंगे तो वो सेट होना तो चाहिए था लीनियरली डिपेंडेंट, लेकिन भैया ये तो इंडिपेंडेंट है। क्यों इंडिपेंडेंट है? क्योंकि इसका ये एक सबसेट है, और आप जानते हैं कि एवरी सबसेट ऑफ ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका मतलब है कि ये कम नहीं हो, ये ज्यादा नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है? या तो फिर या तो कम होगा या तो बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो m है यम, वो यम से छोटा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब नॉट लेस देन यम, माने या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा। अब पूरी बात अगर समझते हैं, इसी बात को पूरा सा पलट दीजिए उठा करके, बेसिस का रोल चेंज कर दीजिए। अब कह दीजिए नहीं, हम B2 के बेसिस लेकर चलेंगे और B1 को एक सबसेट लेकर चलेंगे।
तो उस कंडीशन में आप बताइए आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। एक रिजल्ट कहता है यम n से छोटा या बराबर नहीं हो सकता है, n से दूसरा कहता नहीं n से छोटा या बराबर नहीं हो सकता है। तो दोनों में केवल एक ही कंडीशन तो कॉमन हुई कि m बराबर n हो जाए, यानी कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब बात आती है कि लिखा कैसे जाएगा, तो यहां तक तो मैंने लिख ही दिया है, अब वही जो लास्ट मैंने समझा है उसको कैसे लिखा जाएगा उसको आप लोग देखिए। इसको थोड़ा सा आप लोग पर्टिकुलरली लेकर के ऐसे देखिएगा, 10-15 रख करके आपको बिल्कुल क्लियर होगा। आप 15-20 रख लीजिए, आप एक में ज्यादा रखेंगे और उसी में ज्यादा रखिएगा जिसमें आपको दिखाना है कंट्राडिक्शन। अब देखिए कैसे करते हैं। तो यहां पर केवल इतना लिखना है नीचे कि ऑल अल्फा टाइप वेक्टर्स कैन नॉट एग्जॉस्टेड, उनको आप बाहर नहीं कर सकते हैं, एग्जॉस्टेड बिफोर बीटा टाइप वेक्टर्स। अदरवाइज, अन्यथा होगा क्या, अदरवाइज इन दिस केस we find a proper subset, a proper subset। किसका प्रॉपर सबसेट, उसी B2 का एक प्रॉपर सबसेट मिल जाएगा जनरेटिंग V, जो कि V को जनरेट करेगा और जो कि इम्पॉसिबल है। विच इज कंट्राडिक्शन, क्यों कंट्राडिक्शन है ये बात हमने आपको पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर के बताया। तो ये कहते हैं कि अल्फा बीटा के पहले निकल नहीं पाएगा, इसका मतलब ये आप सोचिएगा अगर यम n से छोटा हो जाए तो असंभव है। बस केवल एक लाइन और लिखना है कि बाई चेंजिंग रोल्स ऑफ बेसिस, अगर हम बेसिस का रोल ही बदल दें, अब क्या कहते हैं चलो B2 बेसिस हो जाओ और B1 को हम एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट लेकर के चलें, एक सबसेट लेकर के चलें, तब क्या होगा भाई, जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है वो सबसेट भी है, क्या मिल जाएगा n नॉट लेस देन n। अब अगर आप इसको 1 और इसको 2 मानते हो तो फ्रॉम 1 and 2 ये कहा जा सकता है m इक्वल टू m, और नीचे बस केवल एक लाइन लिखना है कि हेंस एनी टू बेसेज, माने वही स्टेटमेंट लिखना है ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ये इतना थ्योरम है, अच्छे से इसको समझिए। कोई डाउट होता है तो आप उस पर कमेंट करिएगा, मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।